हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने अभी यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 1 में व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। करेक्ट। कौन कौन से प्रॉपर्टीज? सो डेंसिटी और मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, correct, specific volume. So this much thing we have already seen. In the last lecture we have extended our properties. We have seen viscosity or dynamic viscosity. So what is viscosity? The resistance to flow. Correct. What is the unit of viscosity or dynamic viscosity? Mu. Okay. What is the unit of dynamic viscosity? Poise. What is the SI unit of dynamic viscosity? Newton second per meter square or Pascal second. What is the CGS unit of viscosity? Dynes second per centimeter square. What is the MKS unit of viscosity? KGF second per meter square. Okay, we have seen one more law, and that law is Newton's law of viscosity, which states, Newton's law of viscosity states that the rate of shear stress or the shear stress is directly proportional to velocity gradient. Okay, so tau is directly proportional to du by dy and tau is equal to mu into du by dy, है ना। जस्ट अपना नोटबुक में देखो आप लोग, ऐसा ही हम लोगों ने किया हुआ है। करेक्ट। सो अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालते हो तो यू विल गेट टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाय डी वाई। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन या फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी. And what is its unit? The unit is Stoke or meter square per second. This is the SI unit. Now what is the relation between Stoke and meter square per second? So 1 Stoke is equal to 10 raised to minus 4 meter square per second. Also 1 centi-Stoke is equal to 0.01 स्ट्रोक और 1/100 स्ट्रोक। ओके, सो दिस वी हैव सीन। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है, कई बार आप लोगों को न्यूमेरिकल में देगा द विस्कोसिटी इज 2, सपोज लेट अस से 2 इन यूनिट। सो विस्कोसिटी अगर आपको बोलता है तो हमेशा वो डायनामिक विस्कोसिटी ही रहेगा, इसलिए डायनामिक विस्कोसिटी को शॉर्ट में विस्कोसिटी भी बोलते हैं। जब तक काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं बोलता है इट इज़ अ डायनामिक विस्कोसिटी। और दूसरा हम लोग यूनिट से भी डिसाइड कर सकते हैं, यूनिट देख के भी। करेक्ट। सो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को लगेंगे। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। करेक्ट। तो ये एक चार्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने पहले आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड मतलब जिसको विस्कोसिटी ही नहीं है, ऐसा फ्लूइड। तो इमेजिनरी फ्लूइड है, वैसा कुछ होता नहीं है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड का मतलब होता है जिसमें विस्कोसिटी है। करेक्ट। तो ऐसे सभी फ्लूइड को हम लोग रियल फ्लूइड बोलेंगे। और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल सॉलिड। सो ये सब आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्राफ बनाया है, और जो ग्राफ किसके अगेंस्ट है, शियर स्ट्रेस वर्सेस डी यू बाय डी वाई। करेक्ट। डी यू बाई डी वाई के अगेंस्ट है। देखो डी यू बाई डी वाई ये शेयर स्ट्रेस है वर्टिकली। सो ये भी याद रखना है आप लोगों को कि कैसे आप लोग ग्राफ बना रहे हो। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था, नेक्स्ट डेफिनेशन देखा था न्यूटोनियन फ्लूइड। सो व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड? द फ्लूइड विच ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नाउ व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को भी हम लोग कभी कभी वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं।
थर्ड हम लोगों ने देखा था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का भी हम लोगों ने एग्जांपल डेफिनेशन देखा था, फ्लूइड विच डू नॉट ओबे द न्यूटोनियन फ्लूइड। करेक्ट, जो फ्लूइड न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते उनको सभी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट एक था आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड? ऐसा फ्लूइड जिसमें इनिशियली प्री स्ट्रेस होगा। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इनिशियली प्री स्ट्रेस है और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप लोग शियर स्ट्रेस बढ़ाओगे, ये देखो इनिशियली ही प्री स्ट्रेस, इतना वैल्यू प्री स्ट्रेस का है, और फिर जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। सो इट्स एन आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये सभी डेफिनेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, डिटेल में सभी कुछ समझा था, ये आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ फ्लूइड है जिसको कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो इतना हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था। आज के लिए हमारा टॉपिक है या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस यू हैव ऑलरेडी लर्न इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर सॉलिड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। एंड व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, करेक्ट। तो यही चीज़ हम लोगों ने देखी थी, उसको हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो पहले बल्क मॉडुलस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल सी द कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस में देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है, करेक्ट। इस सिलेंडर का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? V। तो व्हाट इज V? V इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या हुआ है, सपोज इस पोजीशन पे आपका पिस्टन था, थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, प्रेशर दिया या फोर्स दिया, तो इसकी वजह से पिस्टन थोड़ा अंदर शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही अंदर शिफ्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, कुछ ना कुछ अंदर जो भी लिक्विड था उन या फिर गैस था उसका वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, लिक्विड नहीं गैस, जो भी गैस रहेगा उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, करेक्ट। अंदर का वॉल्यूम चेंज हो गया कि नहीं? पहले इतना पूरा वॉल्यूम था, अब अंदर के अंदर सिर्फ सिंस आप लोगों ने पिस्टन को मूव कर दिया राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो क्या हो गया, आपका वॉल्यूम बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीवी। तो व्हाट इज डीवी? चेंज इन वॉल्यूम, ओके। अब देखो जब सिलेंडर इतना बड़ा था, इतने इसमें था, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर एक्ट होता होगा 5 का सपोज। जैसे ही आपने पिस्टन को इधर मूव किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा या नहीं अंदर का, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर सपोज वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? अगर आप इसको इधर मूव करोगे तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ते जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ते गया तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, करेक्ट। तो यही रिलेशन है आप लोगों का बल्क मॉडुलस का। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस? K इज इक्वल टू dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। पर यहाँ पे देखो हमेशा माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ाया, करेक्ट, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब अपोजिट एक दूसरे को, अपोजिट है इसलिए माइनस साइन, माइनस रिप्रेजेंट द अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट। सो ये बल्क मॉडुलस है। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है 1 अपॉन K। सो व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? इट इज द रेशियो ऑफ, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट अ कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो वेरी सिंपल, देखो। So you just note down this, pause the video and kindly note down this। सभी का मीनिंग भी लिखना है आपको, ठीक है। व्हाट इज डीपी? चेंज इन प्रेशर। डीवी, वी है वो, ये डीवी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, वी मीन्स वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, कैपिटल पी मीन्स फोर्स। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। के मीन्स बल्क मॉडुलस, ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। सो व्हाट इज नेक्स्ट डेफिनेशन? सरफेस टेंशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन? ठीक है, सरफेस टेंशन होता क्या है? सो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट
एक टेंशन होगा जो कि सरफेस पे एक्ट होगा। इसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली तो ये देखो, ये एक डायग्राम से आप लोगों को समझ में आएगा। ए पॉइंट देखो, तीन पार्टिकल है एक्चुअली। ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, सी पार्टिकल है। ए पार्टिकल को क्या हो रहा है, हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। ए पार्टिकल को क्या हो रहा है, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, सभी तरफ से इक्वल फोर्सेज है। तो इक्वल एंड अपोजिट अगर फोर्सेज रहेगा तो स्ट्रेस होगा ही नहीं उसमें। स्ट्रेस नहीं, सॉरी, सरफेस टेंशन होगा ही नहीं। ठीक है। बी पार्टिकल में क्या है, देखो नीचे से वाटर है लेकिन ऊपर से एयर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? सी में 50% एयर का एक्सपोजर है, 50% वाटर से, और बी में क्या है, थोड़ा एयर है, ज़्यादा वाटर है। तो सरफेस टेंशन जो होगा वो बी पे थोड़ा कम होगा, सी पे ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सपोजर एरिया जो है वो ज़्यादा है सी में। अब एक्सपोजर एरिया मतलब कौन सा सरफेस है ना, तो ये सरफेस देखो, इतना सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इतना ही है। तो अगर ये देखो ना, सिंपल, अगर इतना सरफेस कर रहा है तो इतना ही सरफेस है, करेक्ट। यहाँ पे अगर सेंटर में करोगे तो इतना पूरा सरफेस है। तो सी पार्टिकल में क्या है, मतलब सरफेस पे क्या होगा, आपके टेंशन एक्ट होगा। किसकी वजह से, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। अनबैलेंस्ड फोर्स कहाँ से आया, तो ए पॉइंट पे अगर आप देख रहे थे तो ए पॉइंट सेंटर में था, ऊपर से जो वाटर का वेट है, नीचे से जो फोर्स है, यहाँ ये है, ये यहाँ, चारों तरफ से डिफरेंस है ना, करेक्ट। सो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, सरफेस टेंशन का बबल फॉर्मेशन। तो अगर फोर्स, अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग, बबल कभी ए पॉइंट पे हो सकता है क्या? पानी के अंदर कभी बबल होता है क्या? टैंक में पानी है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता ए पॉइंट में? क्योंकि सभी तरफ से प्रेशर क्या है, सेम है। और सभी तरफ से अगर प्रेशर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो बबल फूट जाएगा। तो इसका मीन्स वहाँ पे सरफेस टेंशन ही नहीं है। कहाँ सरफेस टेंशन नहीं होता, जहाँ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस रहेंगे तो। ठीक, अब बी और सी पॉइंट में देखो, वहाँ पे बबल फॉर्म होगा, करेक्ट, क्योंकि सरफेस टेंशन वहाँ एक्ट होगा। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स, करेक्ट, जो कि सरफेस पे एक्ट होगा और जिसकी वजह से फिर तुम्हारा बबल वगैरह फॉर्म होगा। सो दैट इज नथिंग बट अ सरफेस टेंशन। अब इसके देखो तीन केसेस एक्चुअली। तो ये एक ड्रॉपलेट है, पानी का ड्रॉपलेट देखा है आपने, करेक्ट। पानी के ड्रॉपलेट में क्या होता है, पानी का ड्रॉपलेट एक छोटा सा बूंद है ना, ड्रॉपलेट मीन्स बूंद, दिखेगा छोटा सा। उसको एक काम करो, एक ड्रॉपलेट को आप पानी में ज़मीन पे गिराओ, व्हाट विल हैपन? दिखने में वो छोटा था, ज़मीन में गिरने के बाद वो एरिया बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सरफेस टेंशन होता है। जब वो ड्रॉपलेट तैयार होता है तब उसके अंदर टेंशन की वजह से वो एक दूसरे को, दो पार्टिकल जोड़ के रखते हैं, मॉलिक्यूल्स है ना, जोड़ के रखते हैं। और जैसे ही वो ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर अंदर का जो था वो रिलीज हो जाएगा, या फिर सरफेस का जो भी टेंशन की वजह से वो जो एक दूसरे को चिपक के थे वो चीज़ अब दूर हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज इट्स टेंशन। जैसे वो टेंशन रिलीज करेगा तो इट विल एक्सपांड, करेक्ट। सो यही होगा आपका। अब देखो कौन से सरफेस पे, तो यहाँ पे सरफेस दिखाया है, ये यहाँ पे देखो, बाहर से, बाहर के सरफेस पे, करेक्ट, ये सरफेस पे बीच से कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो अंदर के साइड पे प्रेशर था और सरफेस पे जो एक्ट होता है वो सरफेस टेंशन। मतलब इन शॉर्ट आप एक एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने ये वाला बॉल देखा होगा, कौन सा, टेनिस बॉल देखा है, करेक्ट। टेनिस बॉल कैसा होगा, अंदर से ऐसा ये होता है कि नहीं, करेक्ट। अब ये जो रीज़न है, तो इस सरफेस पे जो भी एक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब टेनिस बॉल को साइड से कट करो और फिर देखो आपको एक पेरीफेरी दिखेगा ऐसा। तो ये सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे दो पार्ट ऑफ द बॉल जोड़ के थे, करेक्ट। ये मैंने फ्रंट व्यू रखा है, मतलब आपने कट करने के बाद सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो वो जो सरफेस था जहाँ पे वो मटेरियल है, वो दोनों दो जॉइंट थे ना, तो वहाँ पे आपका सरफेस एक्ट हो रहा था, सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा था, करेक्ट। सो सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है, सरफेस पे। आप इस एरिया को नहीं बोल सकते, या तो हॉलो था आपका, करेक्ट। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगेगा आपका। तो अभी जो है वो सरफेस टेंशन ऑन ड्रॉपलेट है, तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी।
P मतलब P मतलब क्या, प्रेशर। तो ड्रॉपलेट के अंदर का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो 4 सिग्मा बाई डी, या फिर आपको सिग्मा निकालना है तो 4 डी इंटू, यहाँ सब सिग्मा का अगर वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, पी डी बाय 4। करेक्ट। तो प्रेशर आपको अंदर का पता चल सकता है डी। अच्छा, प्रेशर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। आगे हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी है, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर। कोई भी पॉइंट पे प्रेशर आप निकाल सकते हो। डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट का डायमीटर गिन लेंगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको उसका सरफेस टेंशन मिल जाएगा। करेक्ट। अच्छा, सरफेस टेंशन का यूनिट बताना रह गया, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, सरफेस है ना, सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन एक्ट होगा, इसलिए न्यूटन, कितना फोर्स पर मीटर लेंथ पे एक्ट होगा उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलेंगे, सिंपल टर्म। अब जैसे कि आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि ड्रॉपलेट का सरफेस टेंशन का आपको फॉर्मूला बता दिया, वैसे ही हॉलो का भी एक फॉर्मूला होता है। हॉलो बबल है ना, बबल अलग होता है, ड्रॉपलेट अलग होता है। ड्रॉपलेट में क्या होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा, गिरने के बाद में एक्सपांड हो जाता है, लेकिन बबल को उल्टा है, बबल ऑलरेडी एक्सपांडेड रहता है, थोड़ा भी और हाथ लगाया तो फूट जाएगा। करेक्ट। सो बबल और ड्रॉपलेट आप लोगों को पता है, इसका भी आप सेम P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी। करेक्ट। सो ये हॉलो है। नेक्स्ट आप लोग जाओगे तो थर्ड एक आएगा आप लोगों का लिक्विड जेट। तो लिक्विड जेट ये देखो ऐसा दिख रहा है, लिक्विड जेट मतलब नल से आपका अगर निकल रहा है पानी तो ये आपका लिक्विड जेट हो गया। करेक्ट। तो उसका देखो सरफेस अगर बीच से कट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये डायमीटर, लिक्विड जेट भी जो होगा वो अंदर से थोड़ा सा हॉलो रहता है ना, ऊपर से पूरा, मतलब लिक्विड जेट मतलब आप लोगों ने देखा है। करेक्ट। इंजेक्शन से अगर सपोज लिक्विड हम लोग थ्रो करते हैं तो व्हाट विल हैपन, वो जो लिक्विड जो जेट बनेगा उसको हम लोग जेट बोलते हैं। तो उस पर भी कितना प्रेशर एक्ट होगा, उसके अंदर तो डेफिनेटली प्रेशर रहता है, तभी तो आप इंजेक्शन से जब इंजेक्शन प्रेस करोगे तो वो लिक्विड थोड़ा दूर जाके गिरता है, तो उसको प्रेशर रहेगा तो ही ना। तो प्रेशर है तो सरफेस टेंशन भी रहेगा, तो सरफेस टेंशन है तो इसका भी फॉर्मूला है, इसका लिक्विड जेट का P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। तो पहले केस में जो था, पहला जो था ड्रॉपलेट, उसमें था प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, हॉलो बबल में 8 सिग्मा बाई डी और ड्रॉपलेट में 2 सिग्मा बाई डी। ये फॉर्मूले ध्यान में रखो, आप लोगों को लगेगा। ठीक है। P मीन्स प्रेशर, सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन, डी मतलब डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर दिखा है कैसे आपका लेंथ, और लिक्विड जेट में तो लेंथ भी लगता है, L इज़ द लेंथ ऑफ द लिक्विड जेट, जितना हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये एक ड्रॉपलेट का था। ओके। तो सरफेस टेंशन को हम लोगों ने देखा। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, तो सरफेस टेंशन सरफेस पे एक्ट होगा जिसकी वजह से पार्टिकल या मॉलिक्यूल जुड़ के रहते हैं, जिस सरफेस पे जो भी जितना स्ट्रेस की वजह से जुड़ के रहेंगे उसको, जैसे ड्रॉपलेट है वो जुड़ के थे एक दूसरे से, जैसे ही सरफेस पे स्ट्राइक हुए ग्राउंड सरफेस पे, उनके दोनों का बॉन्डिंग ब्रेक हो गया मॉलिक्यूल का, एंड देन इट विल एक्सपांडेड। सो जिस स्ट्रेस की वजह से वो एक दूसरे को जॉइंट थे, उस स्ट्रेस को, या फिर इन शॉर्ट स्ट्रेस नहीं बोलते आएगा क्योंकि उसका यूनिट अलग है, न्यूटन पर मीटर है ना, तो बॉन्डिंग ऐसा बोल सकते हो, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन। सो वो आपका सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट इज कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी मीन्स देखो, सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पे एक बीकर है, देखो बीकर मीन्स एक बकेट है, बकेट में आपने एक पाइप डाल दिया, ठीक है, हॉलो पाइप। तो बकेट का लेवल देखो कितना तक है, इतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो पाइप है उसका लेवल इतना बढ़ जाता है, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा मिल जाता है, तो इसको हम लोग पिपेट वगैरह बोलते हैं। करेक्ट। आप डिप्लोमा में या फिर लेटेस्ट से 8वीं 9वीं में 10वीं में आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे लैब्स में जाके, तो एक लंबा पाइप रहता है, तो वही पाइप को इसमें डाल दिया, तो जिससे आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो आपको हाई लेवल ऑफ वाटर दिखेगा, थोड़ा सा हाइटेड वाटर मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलैरिटी एक्शन। ये किसकी वजह से, कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से। तो व्हाट इज कैपिलैरिटी एक्शन, ये कैपिलैरिटी एक्शन क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देखो पहले वाटर था, टैंक में वाटर है, अब ये क्या आपने आप हाइट उड़ गई क्या, नहीं, यहाँ पे दूसरा मटेरियल आपने इनबिल्ड किया, मतलब आपने क्या किया, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ब्रेक करने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन विल इंक्रीज ऑन दिस न्यू कंपोनेंट, एंड इसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलेंगे। करेक्ट। एक एग्जांपल और देता हूँ, देखो आप लोगों ने दीवा और बाती देखा है, करेक्ट, ये मेरा दीवा है, यहाँ में ये ऐसी मेरी बाती है, यहाँ पे मैं आग लगाऊंगा, माचिस लगाऊंगा, ठीक है, ऑयल तो यहाँ होता है ना, तो यहाँ से ऑयल ऑटोमेटिकली कपास से यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सरफेस टेंशन।
करेक्ट। एक्सटर्नल मटेरियल देखो, वहाँ तेल था, तेल में आपने कपास डाल दिया, एक्सटर्नल मटेरियल आ गया तो वो क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और वो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, सो इट विल एक्सपांड। सो ऐसे आपका ये हो जाता है। ये सरफेस टेंशन की वजह से एक्चुअली आपका मूवमेंट ऑफ द ऑयल होता है। एक और एग्जांपल ले लो, देखो पेड़ है ना, पेड़ लगाते हैं हम लोग, ग्राउंड लेवल पे पानी डालते हैं और यहाँ से अगर कट किया तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकलता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से सरफेस टेंशन की वजह से पानी पेड़ में एक दूसरे के ऊपर तक चढ़ता है। सो दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन, करेक्ट। तो ये जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है, वाटर है सरफेस एक्सटर्नल सॉलिड्स में, तो ये सब जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से। नो व्हाट इज कैपिलैरिटी, तो कैपिलैरिटी मीन्स राइज और फॉल ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल बोलो या लिक्विड लेवल। जब एक फ्लूइड में आप एक आधा पीपेट बुलाते हो, पीपेट मीन्स लॉन्ग पाइप डुबाते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको कुछ हाइट क्या राइज मिलेगा, वो हाइट को हम लोग कैपिलैरिटी बोलते हैं। तो कैपिलैरिटी का यूनिट जो रहेगा वो मीटर रहेगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द हाइट। लेकिन अब यहाँ पे देखो 3 केसेस हो सकते हैं, ये 3 पाइप मैंने ड्रॉ किए, ये ऐसा शेप मिलेगा, कभी ऐसा शेप मिलेगा, कभी ऐसा शेप मिलेगा, ठीक है। सो ये जो एंगल है इसको मैं थीटा बोलूँगा, इस एंगल को क्या बोलूँगा, थीटा। तो मैंने क्या किया, ऐसा शेप दिखता है, देखो आप वाटर को देखोगे, वाटर एकदम स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन अगर आप केरोसिन लोगे तो ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। आप देख लेना ना एक बार कुछ, तो लाइट लिक्विड लोगे तो वो टेढ़ा दिखेगा। तो इसके जो एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा। क्या करना है, उसका एंगल कैसे निकालना है, ये जो कर्व है इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा। मैंने क्या किया था, ये शेप था, इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसको वर्टिकल से गिना, तो उस एंगल को क्या बोलूँगा, थीटा। सो दिस इज नथिंग बट योर थीटा। व्हाट इज स्मॉल डी, स्मॉल डी मतलब डायमीटर ऑफ पिपेट, करेक्ट। तो 3 केसेस हो सकते हैं, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और फ्लैट। तो अब इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, और एक और चीज़, यहाँ पे हमको आप लोग बोलोगे सर हमेशा हमको राइज ही मिलेगा क्या, तो लेकिन आपने डेफिनेशन तो कुछ अलग बताया, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल बोल रहे हैं। तो फॉल किस केस में होगा, तो मर्क्यूरी के केस में फॉल होता है, देखो नीचे मर्क्यूरी के अंदर आप पिपेट डालोगे तो आपको फॉल मिलेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। देखो ये फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू, आप लास्ट का याद रखो सिर्फ, 4 सिग्मा, सिग्मा मीन सरफेस टेंशन, बिकॉज फ्लूइड जो लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड है ना मर्क्यूरी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। रो मीन्स डेंसिटी, जी मीन्स ग्रेविटी, डी मीन्स डायमीटर ऑफ पिपेट जो अपन इंसर्ट कर रहे हैं, सिग्मा मीन्स सरफेस टेंशन जनरली दिया होता है, थीटा मैंने आपको बताया। सो स्टैंडर्ड आप लोग लिख लो, व्हाट इज द थीटा ऑफ वाटर 0 डिग्री, व्हाट इज द थीटा ऑफ मर्क्यूरी 128 डिग्री। कुछ बुक्स में आप लोगों को 130 to 140 मिल जाएगा, चलता है, और डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट स्टैंडर्ड अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो 128 डिग्री ले लो, ये स्टैंडर्ड है एक्चुअल रेफरेंस बुक के हिसाब से, करेक्ट। सो दिस यू कैन डू। तो ये फॉर्मूला याद रखो, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो दिस इज नथिंग बट योर कैपिलैरिटी, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल व्हेन अ पिपेट इज dipped into a steady water or fluid, तो and it is represented by H। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट ये जो है, इट इज नथिंग बट योर वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड व्हाट इज कैविटेशन। तो ये पाइप है, या पाइप से अच्छा चलो ये बीकर है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वाटर है, करेक्ट, वाटर भर के अब इसको हम लोगों ने क्या किया, गर्म किया। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, गर्म करने की वजह से थोड़ी देर के बाद में वेपर विल स्टार्ट क्रिएटिंग, करेक्ट, वेपर आ जाएगा कि नहीं, और वेपर किधर पहुंच जाएगा, अगर मेरा लिक्विड लेवल इतना ही है तो वेपर यहाँ पे पहुंच जाएगा, करेक्ट। और ये जो वेपर है वो क्या करेगा, आपको रीहीटिंग देगा, क्या करेगा, रीहीटिंग करेगा, तो उसकी वजह से आपका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देते, देखो वेपर अभी कहाँ से आ गया, तुम लोगों को डाउट आ सकता है। ओपन बीकर ले लो, ये बंद है, इसको वाटर हीट करो, वेपर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बराबर। सेकंड केस है, बंद करके रखा हुआ है, वाटर वेपर कहाँ हो जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा। तो किस केस में पानी जल्दी गर्म होता है,
इस केस में क्यों, सेकंड केस में क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कितना है 100 या 100 से कम ही होगा, क्योंकि 100 या 100 के ऊपर चला गया तो वेपर ही बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे सपोज 98 99 है, यहाँ पर 98 99 है, ऊपर का कंपोनेंट देखो कितने का है, वेपर 100 प्लस ही होगा। तो 100 प्लस वाला ऊपर से अगर आपको हीट देगा, नीचे से तो आपका हीटिंग चालू है, दोनों तरफ से हीटिंग आपका हो जाएगा कि नहीं। सो व्हाट विल हैपन, जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन, करेक्ट। जब हम 100 डिग्री के ऊपर कोई भी लिक्विड वाटर को अगर आप हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप लोग उसको क्लोज रखोगे तो ये जो वेपर बनेगा जो कि सरफेस पे जाकर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। आप देखो ना, सिंपल पानी, जब गर्म पानी का ये जो बर्तन निकालोगे, इसको निकालोगे तो ड्रॉपलेट चिपका रहता है या नहीं, वेपर चिपका रहता है या नहीं, वेपर जाके उस पर चिपक जाता है। कैसे चिपकता है, तो वेपर उससे स्ट्राइक होता है, बर्तन पे स्ट्राइक होता है तो ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाता है। क्यों, वाटर ड्रॉपलेट में देखा था हमने, क्या देखा था, वाटर ड्रॉपलेट जब ज़मीन पे गिरता है तो क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है। वैसे ही स्टीम अगर एक सरफेस पे स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सेम थिंग इज हियर। तो ये जो ड्रॉपलेट है या वेपर है, ये जो प्रेशर ये पानी गर्म होने के लिए लगा रहा है, इस वेपर के प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, करेक्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया, नहीं समझा तो जस्ट गो बैक एंड जस्ट लर्न वंस अगेन, है ना, जस्ट लिसन वंस अगेन। अब सेकंड एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये पाइप है, पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, व्हाट विल हैपन, फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट होगा, हीट होगा तो, और फिर ऊपर से कुछ अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो वेपर बनेगा, करेक्ट। और ये वेपर जाते जाते क्या करेगा, यहाँ पे वेपर बन जाएगा, चिपक जाएगा, और थोड़ी देर के बाद में वेपर तो अभी हीट दे रहा था, बट जब वेपर क्या करेगा, जब वो हीटिंग उसका ख़त्म हो जाएगा तो वेपर क्या फूट सकता है कि नहीं, या फिर वाटर वेपर क्या करेगा, हाई प्रेशर रहता है उसको, करेक्ट। तो वेपर क्या करेगा, इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी रिलीज होगी, और जब वेपर की एनर्जी रिलीज होगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा कि नहीं, करेक्ट। तो जब भी किसी चीज़ की एनर्जी निकलती है उसके अंदर से, वो किसी पे जाके तो टकराएगा ना। जैसे ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट की एनर्जी सरफेस पे गिर के क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, तो वो एनर्जी जो फोर्स था उसका वो कंप्लीटली सरफेस पे गया कि नहीं। सेम थिंग यहाँ पे वेपर में जो था, वेपर का जो फोर्स था वो किस पाइप के सरफेस को जाके स्ट्राइक करेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि हीटिंग की वजह से वेपर तैयार होगा, वेपर तैयार उड़ते उड़ते जाएगा और ऊपर से ऐसे सरफेस में स्ट्राइक होगा, तो वो प्रेशर वेपर की जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी सरफेस को स्ट्राइक होने की वजह से रिलीज हो जाएगी, और आपका वेपर फिर से ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो जो फोर्स उसने दिया है वो आपके मटेरियल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि ये एक्टिविटी कंटिन्यूस एक्टिविटी है। हर दिन एक वेपर बनेगा या स्ट्राइक करेगा, दूसरे दिन जो वाटर है वो स्ट्राइक करेगा, तीसरे दिन जो है वो स्ट्राइक करेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन प्रॉपर्टी। कैविटेशन प्रॉपर्टी मतलब जो वेपर के प्रेशर की वजह से पाइप पे कंटिन्यूस हैमरिंग होगा, और जिसकी वजह से पाइप में छोटा सा कैविटी तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे आप ठोकते रहोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वहाँ से मटेरियल खराब हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ पे ठोकोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे होल क्रिएट हो जाएगा, और होल क्रिएट हो गया तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी योर कैविटी फॉर्मेशन। और कैविटी जैसी फॉर्म हुआ तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, कैविटेशन। तो ये एक डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी थी, तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का फिर हम लोग अगले सेशन से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन अब आप लोग क्या कीजिए, जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं ये 3 दिनों में, करेक्ट, इसमें आप लोगों को क्या कर लेना है, एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लेना है, उसका मीनिंग लिख लेना है, हर एक चीज़ का उसका यूनिट लिख लेना है। मैं अगले सेशन में क्या करूँगा, हर एक फार्मूला रिवाइज करा दूंगा आपको, आप फटाफट नोटबुक में देख लेना, जो चीज़ मिसिंग होगा वो आप लोग उसका मीनिंग पूछ लेना मुझे, या फिर मैं बता दूंगा हर एक चीज़ का मीनिंग, वो लिख लेना और यूनिट लिख लेना। तो ऐसे करके हम लोग वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो अगले सेशन में आप लोग कैलकुलेटर वगैरह साथ में रखना, सो डैट क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग कैलकुलेटर वगैरह रखोगे तो न्यूमेरिकल फटाफट पैरेलली आप लोग सॉल्व करके और आंसर्स वगैरह दे पाओगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।